हाय साथियों, मिशन जी के जीएस ग्लोबल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के बीच घटना चक्र का सेकेंड सीरीज स्टार्ट हो रहा है। ध्यान दीजिए, कल एक सीरीज हो गया था, ये सेकेंड सीरीज है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इसको पढ़ना था। 10 पेज पढ़ना था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? कौन था? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। यहाँ देखिए, मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु कब हुई थी? 1727 में। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई और 1727 ईस्वी में उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। ध्यान दीजिए, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। यहाँ 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नायाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहन लाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यहीं उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिकों एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बोलेगा तो बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित किया। नेक्स्ट देखिए, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इसमें भी प्लासी का युद्ध ही दिया है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध और 1761 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया। और 1760 में कौन सा युद्ध? बांडीबास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। और 1759 में कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेज और डच के बीच। आगे ध्यान दीजिए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में अंग्रेज और डच के बीच हुआ था।
और बाड़ीबास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। आगे ध्यान दीजिए 7 नंबर क्वेश्चन। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को ही। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। विलियम पिट के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा? विलियम पिट के द्वारा बोला गया कि रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। प्लासी कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। प्लासी वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर है। नदिया जिले के भागीरथी नदी के तट पर है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। देखिए मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वो मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। नेक्स्ट देखिए 11। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वो कौन था? बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 या 23 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया गया। अंग्रेजों ने क्या किया? मीर कासिम कहाँ से था? मुंगेर से। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ये दिल्ली से था। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला नहीं, ये इलाहाबाद से था। तथा दिल्ली के मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। मुंगेर से मीर कासिम और अवध से इलाहाबाद से कौन हो जाएगा? शुजा-उद-दौला। और दिल्ली से कौन हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजी की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्व बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। नेक्स्ट देखिए 12। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर का युद्ध था जो 22 अक्टूबर 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। आगे ध्यान दीजिए 13। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? वही बक्सर का युद्ध होगा जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। यहाँ मुंगेर से कौन था? मीर कासिम। और इलाहाबाद से कौन था? शुजा-उद-दौला। और दिल्ली से कौन हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। दिल्ली से शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट देखिए 13। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। और इलाहाबाद
से कौन था? शुजा-उद-दौला। और मुंगेर से कौन था? मीर कासिम। ये तीनों को हरा दिया अंग्रेज ने। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब बोलेगा तो मीर जाफर हो जाएगा। बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। जबकि मुंगेर से कौन शामिल हुआ था? मीर कासिम। ठीक, आगे देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेज ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। कर रहा था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई। 1765 ईस्वी में 2 संधियाँ हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुई थी। नेक्स्ट देखिए 17, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? शाह आलम द्वितीय ही था। शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय जो 1806 से 37 और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। यानी इलाहाबाद की प्रथम संधि बोलेगा तो 12 अगस्त 1765 और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जस्ट 4 दिन के बाद 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ। आगे ध्यान दीजिएगा 18, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट ने। किसने प्रदान की? मुगल सम्राट ने। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्राप्त की? मुगल सम्राट ने। बोलिएगा इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? 16 अगस्त 1765 में। 19 देखिए, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां यानी शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव के समय। नेक्स्ट देखिए 20, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि में। इलाहाबाद की प्रथम संधि में ही बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी गई थी। आगे ध्यान दीजिएगा 21, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खां को। मोहम्मद राजा खां को नियुक्त किया। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765। दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765। यहाँ देखिएगा इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे दिया था? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा इसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपर्युक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक अदा करना था।
इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम यानी नाइब नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। राजा सिताब राय ब्रिटिश रेजिडेंटों के निरीक्षण में मुर्शिदाबाद से अपना कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। नेक्स्ट देखिए 22। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? गारो, खासी, कुकी और टिपरा। खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। ठीक, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी के संपर्क में आए थे। खासी के संपर्क में, हाँ, ये 4 ऑप्शन है, गारो, खासी, कुकी और टिपरा। कौन सी जनजाति हो जाएगा? खासी जनजाति। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पांडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? एक में ध्यान दीजिएगा, राजा टिकैत राय नवाब असफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। ये बात क्या है? सही है। दूसरा देखिए, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ये भी सही है, उच्च स्थान प्राप्त था। 1 और 2 दोनों सही है। राजा टिकैत, डिफिनेशन देखिए इसका, राजा टिकैत राय नवाब असफउद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, अतः कथन 1 सही था। और अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त की गई। उदाहरणतः असफउद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा साउलाल एवं नवाब सफदर जंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? अंबर युद्ध, बी नंबर हो जाएगा अंबर युद्ध। अंबर युद्ध जो है 1749 में लड़ा गया। उसके बाद प्लासी का युद्ध हो जाएगा जो 23 जून 1757 के, बांडीवास का युद्ध 1760 में, और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। अंबर का युद्ध जो है 1749 में लड़ा गया। अगस्त 1749 में इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। इसका ध्यान दीजिएगा, इसका डिटेल पे 24 का। 18वें शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार था। अंबर युद्ध, अंबर युद्ध कब हुआ? अगस्त 1749 में, अगस्त 1749 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दिया। बांडीवास का युद्ध जो जनवरी 1760 को हुआ था। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? जनवरी 1760। अंग्रेज एवं किसके बीच? फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हो गए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयर कूट कर रहा था, सर आयर कूट। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। काउंट डी लाली, हाँ लाली।
लाली ने किया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट देखिएगा 25। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 की बालीबस युद्ध में पराजित हुआ था। कौन था? काउंट लाली। काउंट लाली था फ्रांसीसी सेनापति जो पराजित हुआ था। अब बालीबस के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? सर आयरकूट। सर आयरकूट। सर आयरकूट। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन किया था? काउंट लाली। बालीबस का युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1760 में। जनवरी 1760 में। जबकि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। बालीबस का युद्ध 1760 में कौन किसको हराया? फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया? नहीं, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। सी नंबर देखिए, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। सर आयरकूट था किसका? ब्रिटिश का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयरकूट कर रहा था। जबकि फ्रांसीसी का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट लाली। काउंट लाली कर रहा था। नेक्स्ट 27। 1760 का प्रसिद्ध बालीबस का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट लाली कर रहा था। अंग्रेजी का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयरकूट कर रहा था, जो जनवरी 1760 में बालीबस का युद्ध हुआ था। आगे ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। लेकिन यहाँ दे रहा है मिलान सही सुमिलित कीजिए। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव किया था। मीर जाफर नहीं था बक्सर के युद्ध में, मीर कासिम था। ठीक, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बालीबस का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ये बात क्या है? सही है। बालीबस का युद्ध जनवरी 1760 में हुआ था। फ्रांसीसी का काउंट लाली और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी का सर आयरकूट के बीच हुआ था। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे किया था। ये क्या है? गलत है। खुर्दा का युद्ध ये भी गलत है। यहाँ ध्यान दीजिएगा डिटेल इसका। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम के संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। जबकि प्लासी के युद्ध में कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव। बालीबस का युद्ध दिया है 22 जनवरी 1760। बालीबस का युद्ध कब हुआ? 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए हैं। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ? 13 जनवरी 1849 को। चिलियावाला का युद्ध बोलेगा तो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया। लॉर्ड गफ ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया? लॉर्ड गफ ने किया। तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 में। खुर्दा का युद्ध कब हुआ? 1795 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था। हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध मराठों के द्वारा खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई थी। आगे ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? कौन किया? ऑप्शन मराठा, मुगल, राजपूत, सिख। कौन किया? मराठा। मराठा सबसे अधिक अंग्रेजों का विरोध किया था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालाबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। ब्लेजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। यानी निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा। तो मराठा और अंग्रेज के बीच 3 युद्ध हुआ था। मराठा और अंग्रेज के बीच 3 युद्ध हुआ था। प्रथम
आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 82 के बीच हुआ था। ये सालाबाई की संधि 1782 के द्वारा समाप्त हुआ। उस समय गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 6 के बीच हुआ था। 1804 में राजघाट की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। उस समय गवर्नर कौन था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय? सर जॉर्ज बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 18 में हुआ। 1817 से 18 में हुआ। इसमें गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। 3 युद्ध हुआ था आंग्ल मराठा। नेक्स्ट देखिएगा, ये टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए। रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। क्या सम्मिलित था? श्रीनगर सम्मिलित था। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान पर और 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को जीत लिया। इस प्रकार प्रसंगत विकल्पों में श्रीनगर रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 में। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुआ था। और रणजीत सिंह ने किसको किसको जीता? तो 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को जीता था। 18 मुल्तान को कब? 1818 में। कश्मीर को 1819 में। मुल्तान 1818, कश्मीर 1819 और पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को 1834 में जीता। जबकि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809। 25 अप्रैल 1809 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था इसका जन्म कब हुआ था? तो 1780 में। 13 नवंबर 1780 में सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। ठीक, सुकरचकिया मिसल। आगे ध्यान दीजिएगा, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया मिसल। जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 ईस्वी में सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। और ये इनके अंग्रेज और महाराणा रणजीत सिंह के बीच एक संधि हुई। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुआ था। इसने मुल्तान को कब जीता था? 1818 में। कश्मीर को 1819 में और पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को 1834 में जीता। आगे ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 को। 25 अप्रैल 1809 को। यहाँ ध्यान दीजिएगा, महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी लाहौर थी। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। रणजीत सिंह ने राजधानी 1799 में बनाया था लाहौर को। राजा, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना किया? अदालत ए आला राजधानी में ही किया, लाहौर। कहाँ किया? लाहौर में। लाहौर को राजधानी 1799 ईस्वी में
बनाया। उनका जन्म कब हुआ था? 1780 में। 13 नवंबर 1780 में जन्म हुआ था। आगे ध्यान दीजिएगा। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत-ए-आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। नेक्स्ट 6 नंबर, अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच हुआ था? लॉर्ड मिंटो के बीच हुआ था। लॉर्ड मिंटो 1809 में कौन था? 25 अप्रैल 1809 अमृतसर की संधि अंग्रेज का गवर्नर लॉर्ड मिंटो था और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 25 अप्रैल 1809 को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई, जिसके तहत निम्नलिखित प्रावधान थे। सतलज नदी, एक में लिखा है सतलज नदी दोनों के क्षेत्रों को पृथक करने वाली सीमा मान ली गई, ठीक, और दोनों के एक दूसरे के प्रति मित्रता रखने का आश्वासन दिया। 3 है, इसका उल्लंघन करने पर अथवा मित्रता के सिद्धांतों को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा 7, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? शाह सूजा से। शाह सूजा से प्राप्त किया था। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1803 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह सूजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह सूजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर यानी कोह-ए-नूर हीरा भेंट किया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। किसने कहा था? महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 को शुक्रचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 97 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लाखपत राय थे, ने शासन कार्य चलाया। 1797 में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1802 ईस्वी में विजय प्राप्त किया। लाहौर पर 1799 और अमृतसर पर 1802 ईस्वी में विजय प्राप्त किया। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। आगे ध्यान दीजिएगा, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह था। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। महाराजा रंजीत सिंह का पुत्र ही था खड़क सिंह, जो 1839 में मृत्यु के बाद बैठा। यानी रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? नवंबर 1780 में जन्म हुआ था और 1797 में गद्दी पर बैठे। 99 में लाहौर को जीता, 1802 में अमृतसर को जीता और अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 में। अंग्रेज का गवर्नर कौन था उस समय? लॉर्ड मिंटो और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुई थी। मुल्तान को कब जीता था? 1818 में। मुल्तान को 1818 में और कश्मीर को 1819 में, जबकि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को 1834 में। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1839 में। उन्हीं का पुत्र खड़क सिंह फिर गद्दी पर बैठा। आगे ध्यान दीजिएगा, सिख राज का अंतिम राजा कौन था? 10 नंबर देखिए, सिख राज का अंतिम राजा बोलेगा तो दिलीप सिंह था। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 49 ईस्वी तक शासन किया।
1843 से 49 ईस्वी तक शासन किया। 11 में ध्यान दीजिएगा, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को इनका निधन पेरिस में हो गया था। दलीप सिंह का निधन, ये बात क्या है? सत्य है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। यहाँ ध्यान दीजिए डिटेल, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य है। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्योष्टि इंग्लैंड में हुई। 12 सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह था और खड़ग सिंह 1739 में 1839 में गद्दी पर बैठा था। खड़ग सिंह। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। आगे देखिए 13 पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा हो जाएगा असत्य? दलीप सिंह को 2,50,000 रुपया की वार्षिक पेंशन दे दी गई, ये बात क्या है? असत्य है। डिफिनेशन देखिए इसका, लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 40,000 पाउंड लगभग 4 से 5 लाख की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड भेज दिया गया। अतः कथन सी क्या है? असत्य है। 2,50,000 नहीं, 4 से 5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन। 14 देखिए पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? H.M. इलियट नहीं था और रॉबर्ट माउंटगोमरी दोनों नहीं था। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। H.M. इलियट तथा रॉबर्ट माउंटगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। 15 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय रहा था? हैदर अली ही विजय रहा। अंग्रेज क्या हुआ? इसमें हार गया। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड ब्रेलास्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम के प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि किया। इसका ट्रिक है MMS, मद्रास मंगलोर श्रीरंगपट्टनम की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर जो 1767 से 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, 1784 में मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, जिसमें टिप्पू सुल्तान मारा गया। उस समय गवर्नर कौन था? बंगाल का शेर लॉर्ड ब्लेजली था। लॉर्ड ब्लेजली। आगे ध्यान दीजिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? हैदर अली किया था। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया हैदर अली। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और
1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसान मीर साहिब की डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट देखिए 17 ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था कौन था? सर आयरकूट। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था कौन था? सर आयरकूट। सर आयरकूट ही था इसमें बांडीवास के युद्ध में। सर आयरकूट अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था और फ्रांसिस का लाली था जो फ्रांसीसी का नेतृत्व कर रहा था। वो हुआ था कब? 22 जनवरी 1760 को हुआ था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका डिटेल है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली के पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था कौन था? सर आयरकूट। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध 1 जुलाई 1781 ईस्वी में हैदर अली को परास्त किया। 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया। टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? श्रीरंगपट्टनम। टिप्पू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और जैकोबिन क्लब की स्थापना किया और उसका सदस्य भी बना। 19 देखिएगा, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टिप्पू सुल्तान ही था। कौन था? टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। नेक्स्ट 20, टिप्पू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोल्लीलूर में हराया था। टिप्पू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था? पोल्लीलूर में हराया था। हैदर अली एवं टिप्पू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके आरकट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात 10 सितंबर 1780 को हैदर अली और टिप्पू की संयुक्त सेनाओं ने पोल्लीलूर अन्य नाम पेरुम्बकम के युद्ध में कर्नल बेली को बुरी तरह पराजित किया। बेली की पराजय का समाचार सुनकर कर्नल हेक्टर मुनरो जो बेली की सहायता के लिए आ रहा था वापस लौट गया। आगे ध्यान दीजिए 21, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? टिप्पू सुल्तान के ही साथ। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ? 1792 में हुआ था। मद्रास मंगलोर श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में ही श्रीरंगपट्टनम की संधि टिप्पू सुल्तान के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का आवासन श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टिप्पू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टिप्पू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टिप्पू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। 3 करोड़ रुपया देना था अंग्रेजों को। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टिप्पू 3 करोड़ रुपये नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशील ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया, ये बोला था। देखिएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69। 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। 84 में किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? मंगलोर। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 जिसमें टिप्पू सुल्तान मारा गया। लॉर्ड ब्लेजली गवर्नर था। आगे ध्यान दीजिए 22, टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। 23 देखें, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीता था। क्या हुआ था? यहाँ लिख रहा है पराजित हुआ, गलत। अच्छा, इसमें कौन सम्मिलित है देखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीता था और कौन सी संधि हुआ था इसमें? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, ये भी गलत है। हैदर अली मारा गया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टिप्पू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टिप्पू पराजित हो गया, ठीक, और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया, मारा भी गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। यहाँ देखिए डिटेल इसका है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध
1767 से 69 में हुआ। इस दौरान अंग्रेजों गवर्नर कौन था? ब्रेलास्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यह युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टिप्पू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-85 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टिप्पू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हो गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? जनरल लॉर्ड ब्लेजली था, जो 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टिप्पू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टिप्पू के कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। आगे ध्यान दीजिए 24। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765। इलाहाबाद की 2 संधि हुआ था, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को हुआ था। मंगलौर की संधि कब हुई? 1784 में। मद्रास मंगलौर श्रीरंगपट्टनम, मद्रास 69 में, मंगलौर 84 में, श्रीरंगपट्टनम 92 में। सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में हुआ था सालाबाई की संधि। 1782 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 और 1782 में सालाबाई की संधि के द्वारा ही समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आगे ध्यान दीजिएगा मद्रास की संधि। मद्रास की संधि पहले होगा कब? 1769 में। इसे ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। 1 का 4। इलाहाबाद की संधि 1765 में 2 चरण में हुआ था, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। मंगलौर की संधि कब हुआ? 1784 में। सालाबाई की संधि 1782 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 ईस्वी तक चला, ये 1782 में सालाबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। हाँ, 1775 से 82 के बीच चला। 1782 में सालाबाई की संधि के द्वारा ही समाप्त हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 6 के बीच चला था, 1804 में राजघाट की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। उस समय गवर्नर कौन था? सर जॉर्ज बार्लो। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये कब हुआ था? 1817 और 18 में हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। आगे ध्यान दीजिए, इसका हो गया डिटेल। 25। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? सरधना में कराया था। सरधना। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया? सरधना में। बेगम समरू लगभग 1750 से 1836 ईस्वी ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। 26 देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा। ए नंबर का रहा है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। ये सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बी नंबर, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। ये सही है। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणितीय के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। ये भी सही है। मैसूर में टिप्पू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। ये भी क्या है? सही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा डिटेल। रणजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया। तोपखाने पर अधिक बल दिया। लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए हैं। आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा तथा उज्जैन नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाई। सवाई जय सिंह ने 5 वेधशाला कहाँ कहाँ बनाया था? जयपुर में, दिल्ली में, बनारस, मथुरा, उज्जैन। जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा, उज्जैन में। जयपुर में, दिल्ली में, बनारस में, मथुरा में और उज्जैन में 5 वेधशालाएं कौन बनाया था? सवाई जय सिंह ने बनाया था। टिप्पू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के लिए धन दिया था कौन? टिप्पू सुल्तान। जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान
खान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान को है। 27 देखिए लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में बोल रहा है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये क्या है? गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई? नहीं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तीसरा, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ये बात क्या है? सही है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। अंग्रेज का कौन था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। जबकि बक्सर का युद्ध अंग्रेज का नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर मुनरो किया था। इसलिए इसमें देखिएगा, इसमें पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ये बात सही है। ध्यान दीजिए इसका डिटेल। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया था। 14 जनवरी 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठी सेना को बुरी तरह परास्त किया। JN सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। 1790 से 92 ईस्वी में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। मृत्यु कब हुआ था? 1799 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टिप्पू की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। पलासी की युद्ध 23 जून 1757 में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों ने साहूकार जगत सेठ राय दुर्लभ तथा अमीन चंद्र प्रमुख थे, अतः केवल तीसरा कथन ही सत्य है। जो होमवर्क दिया गया था आज पूरा हो गया। नेक्स्ट आपको 15 पेज रीडिंग करना है। 15 पेज में ये आपको हो जाएगा एक 104 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लीजिएगा। इसमें गवर्नर जनरल और वायसराय 104 नंबर क्वेश्चन तक आपको पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? गवर्नर जनरल। नेक्स्ट होमवर्क रहेगा 15 पेज पढ़ना है टोटल, क्योंकि 10 पेज में ख़त्म नहीं होगा। ये मोटा किताब है, बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट दिया हुआ है, इसलिए 15 पेज रेगुलर चलेगा। नेक्स्ट आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी निकालिए, जिसमें रेड वाला है, उसको देखना है। कल उसको पढ़ाए थे, उसी को देखना है फिर से एक बार। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और एक क्रमबद्ध भूगोल का जनक, वो भी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ही है। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और क्रमबद्ध भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्लो साबर। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स और एनेक्सिमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्सिमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्सिमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकर स्ट्राबो। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकर स्ट्राबो। क्रमबद्ध भूगोल के जनक वही अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और व्यवस्थित भूगोल का, और ये वर्तमान भूगोल का जनक भी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ही है। क्रमबद्ध भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल। फिर से देखिए, भूगोल का जनक कौन हो जाएगा? हिकेटियस। वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और क्रमबद्ध भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ही है। क्रमबद्ध भूगोल के जनक
अलेक्जेंडर बोन हमबोल्ट ये व्यवस्थित भूगोल का जनक बोलेगा तो इरेटोस्थनीज भौतिक भूगोल का जनक, पोलिडोनियम हो जाएगा सांस्कृतिक भूगोल का जनक, कार्लो सावन और गणितीय भूगोल के संस्थापक, थेल्स एनेक्जी मिंडर विश्व ग्लोब का निर्माता, मार्टिन बेहम विश्व मानचित्र के निर्माण करता, अनेक्जी मेंडर भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार, स्ट्राबो क्रमबद्ध भूगोल कौन था, अलेक्जेंडर बोन हमबोल्ट, और वर्तमान भूगोल का जनक वो भी अलेक्जेंडर बोन हमबोल्ट, मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल। नेक्स्ट आइए सौर परिवार की सारणी, इसमें देखना है परिक्रमण काल, सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह कितने दिनों में करता है, बुध की परिक्रमा, बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 88 दिन में। शुक्र कितना दिनों में करता है, 255 दिन में। शुक्र 255 दिनों में। पृथ्वी कितने दिनों में करता है, 365.26 दिन, 365.26। मंगल कितना दिन में करेगा, 687। मंगल 687 दिन में। बृहस्पति कितना दिन में करेगा, 11 वर्ष 11 माह में। शनि कितना दिनों में करेगा, 29 वर्ष 5 महीना में। अरुण कितना दिन में करेगा, 84 वर्ष। अरुण 84 वर्ष। अब वरुण कितना वर्ष में करेगा, 164.8 वर्ष, 164.8 वर्ष। फिर से देखिए बुध सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में, 88 दिन में। शुक्र कितना दिन में, 255 दिन में। पृथ्वी कितना दिन में, 365 दिन में। मंगल कितना दिन में, 687। मंगल 687 दिन में। बृहस्पति कितना दिन में करेगा, 11 वर्ष 11 माह में बृहस्पति। शनि कितना दिन में करेगा, 29 वर्ष 5 महीना में। शनि 29 वर्ष 5 महीना में। अरुण कितना वर्ष में करेगा, 84 वर्ष में। वरुण कितना वर्ष में करेगा, 164.8 वर्ष, 164.8 वर्ष। आगे ध्यान दीजिए, बुध शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा। मंगल का 2 उपग्रह कौन कौन, फोबोस और डिमोस। बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या 101। शनि के उपग्रहों की संख्या 285। शनि के उपग्रहों की संख्या 285। अरुण के उपग्रहों की संख्या 28। वरुण का कितना हो जाएगा, 16। फिर से देखिए पृथ्वी का कितना उपग्रह, एक उपग्रह। मंगल का कितना, 2। फोबोस और डिमोस। ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा, डिमोस। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। बृहस्पति का, बृहस्पति में उपग्रहों की संख्या कितना, 101। शनि में कितना हो जाएगा, 285। अरुण का कितना हो जाएगा, 28। और वरुण का कितना हो जाएगा, 16। आगे ध्यान दीजिएगा, शुक्र जो है चमकीला होता है किस कारण, गर्म होने के कारण। शुक्र चमकीला होता है किस कारण, गर्म होने के कारण। पृथ्वी नीला दिखाई देता है किस कारण, जल के जमा। मंगल लाल दिखाई देता है किस कारण, आयरन ऑक्साइड। बृहस्पति पीला दिखाई देता है किस कारण, सल्फर डाइऑक्साइड। शनि काला दिखाई देता है किस कारण, नाइट्रोजन के कारण। अरुण हरा दिखाई देता है किस कारण, मीथेन के कारण। वरुण हल्का नीला दिखाई देता है किस कारण, मीथेन के कारण। फिर से ध्यान दीजिएगा, शुक्र चमकीला दिखाई देता है किस कारण, गर्म होने के कारण। पृथ्वी नीला दिखाई देता है किस कारण, जल के जमाव के कारण। मंगल लाल दिखाई देता है आयरन ऑक्साइड के कारण। बृहस्पति पीला दिखाई देता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। शनि काला दिखाई देता है नाइट्रोजन के कारण। अरुण हरा दिखाई देता है मीथेन के कारण। और वरुण हल्का नीला दिखाई देता है मीथेन के ही कारण। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट देखिए, विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, अल्जीरिया। और सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, मेओटो। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, चीन। सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, मालदीव। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ही। सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, नाउरू। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, रूस। और सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, वेटिकन सिटी। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, कनाडा। सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का, सेंट पीरे। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, ब्राज़ील। सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, सूरीनाम। यहाँ सूरीनाम दिया है, हाँ। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, वहाँ था फॉकलैंड द्वीप। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील और सबसे छोटा देश सूरीनाम हो जाएगा। सूरीनाम नया देश बना होगा, इसलिए सूरीनाम सबसे छोटा देश हो गया। आगे ध्यान दीजिए, पर्वत। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत
माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन हो जाएगा? माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा? विंसन मासिव। एशिया का सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा? माउंट कोसिस्को। यूरोप का सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा? माउंट एल्ब्रूज। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा? माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका का सबसे ओजस डेल स्लेडो। ओजस डेल स्लेडो। दक्षिण अमेरिका का एकांकागुआ। एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी होता है, जो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर से देखिए, अफ्रीका के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका का कौन हो जाएगा? विंसन मासिफ। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया का कौन हो जाएगा? माउंट कोसिस्को। यूरोप का कौन हो जाएगा? माउंट एल्ब्रोज। उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका का माउंट एकांकागुआ। एकांकागुआ। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो नील, 6690 मीटर लंबा है। 6690 मीटर लंबा है। अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी कौन सा? ओनेक्स, 32 किलोमीटर लंबा है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा? यांगटीसिकियांग, यांगसी नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी, मिसौरी। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन हो जाएगा। अमेजन, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, अफवाह की दृष्टि से। आगे ध्यान दीजिएगा, गहनतम बिंदु। अफ्रीका की गहनतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? असाई झील। अंटार्कटिका की गहनतम बिंदु कौन सा? बेंटल ट्रेंच। एशिया की सबसे गहनतम बिंदु डेड सी, डेड सी। ऑस्ट्रेलिया के सबसे गहनतम बिंदु आयर झील। यूरोप की सबसे गहनतम बिंदु कैस्पियन सागर। उत्तरी अमेरिका की सबसे गहनतम बिंदु डेथ वैली। और दक्षिण अमेरिका की सबसे गहनतम बिंदु वाल्डस पेनिन, वाल्डस पेनिन। 2021 में चीन एवं नोट में देखें, 2021 में चीन एवं नेपाल के साझा आकलन में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर बताई गई है। एशिया महाद्वीप को जो है सभ्यता का पालना कहते हैं, एवं अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को सांपों का महाद्वीप तथा पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिए, कल भी ये 3 टॉपिक करवा दिए, आज भी करवा दिए हैं। इसमें एक टॉपिक और बढ़ाते हैं, कुछ अन्य गर्त देखिएगा, कुछ अन्य गर्त, जैसे मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई कितना हो जाएगा? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। मेरियाना गर्त किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितना? 11,022 मीटर। टोंगा, टोंगा किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। ये कितना? 9,000 मीटर। मिंडनाओ, ये भी प्रशांत महासागर में 10,500। देखिए, मेरियाना, मेरियाना प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर। फिर मिंडनाओ 10,500 मीटर, ये भी प्रशांत महासागर में। टोंगा, टोंगा 9,000 मीटर गहरा है, ये भी प्रशांत महासागर में। मेरियाना, मिंडनाओ और टोंगा। मेरियाना 11,022 मीटर, मिंडनाओ कितना हो जाएगा? 10,500 और टोंगा हो जाएगा 9,000। तीनों प्रशांत महासागर में। प्यूरिटो रिको, ये अटलांटिक महासागर पश्चिमी द्वीप समूह में। प्यूरिटो रिको बोलेगा तो अटलांटिक महासागर पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित है। ये 8392 मीटर लंबा है। 8392 मीटर गहराई इसका है। 8392 मीटर इसका गहराई अटलांटिक महासागर में है। प्यूरिटो रिको। रोम से भी है अटलांटिक महासागर में। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, जो 7254 मीटर गहरा है। 7254 मीटर। नेक्स्ट सुंदा, सुंदा किस में है? पूर्वी हिंद महासागर। सुंडा बोलेगा पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप में। सुंडा पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप में 8152 मीटर गहरा है। फिर से देखिए, मेरियाना, मेरियाना 11,022 मीटर। और मिंडनाओ, मिंडनाओ 10,500 और टोंगा 9,000। ये सभी प्रशांत महासागर में है। प्यूरिटो रिको ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर पश्चिमी द्वीप समूह में। ये कितना गहराई है? 8392 मीटर गहरा है। रोम से कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 7254 मीटर गहरा। 7254 मीटर गहरा। और सुंडा हो जाएगा पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप में 8152 मीटर गहराई इसका है। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें 32 जो है प्रशांत महासागर में है, 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में। ठीक, वर्तमान में लगभग कितने गर्तों की खोज हुई है? 57 गर्त हुआ। सबसे अधिक गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में 32 गर्त है। अटलांटिक महासागर में कितना हो जाएगा? 19 गर्त हो जाएगा। और 6 गर्त कहाँ हो जाएगा? हिंद महासागर में। टोटल 57 गर्त है।
4 पॉइंट हो गया है। अब नेक्स्ट करेंट स्टार्ट करते हैं। करेंट में आपको स्पीडी से चलेगा। स्पीडी मार्च महीना का स्पीडी है। इसमें स्पीडी में करेंट में बजट देखना है, बजट 26-27, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है बिहार एसएससी में या बिहार दरोगा, बिहार के कोई भी एग्ज़ाम में या गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे रेलवे हो गया, इसमें भी बहुत सारा बजट से क्वेश्चन पूछा गया है। एनटीपीसी में भी इस बार आया था बहुत सारा क्वेश्चन, इसलिए बजट 26-27 ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पूरा एक साल में एक बार आता है, इसलिए इसको कंठस्थ याद करेंगे। ये करेंट लगभग आधा घंटा चलेगा, देखते हैं अभी कितना देरी तक चलता है। ध्यान दीजिए, बजट जो है मार्च में 30 नंबर पेज में है। केंद्रीय बजट 26-27। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का बजट संसद में प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर था जब केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट रविवार को, स्वतंत्रता के बाद ये पहला अवसर था जब केंद्रीय बजट को किस दिन प्रस्तुत किया गया? रविवार को प्रस्तुत किया गया। 2026-27 का बजट जो है किस दिन प्रस्तुत किया गया? रविवार को प्रस्तुत किया गया। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आ सकता है। पिछले 12 वर्षों में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7% रही। पिछले 12 वर्षों में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर कितना रहा? 7% रहा। ध्यान दीजिएगा, प्रमुख आंकड़े वित्तीय अनुमान 2026-27 में प्रमुख आंकड़े हैं, जैसे राजस्व प्राप्तियाँ। 2026-27 के बजट अनुमान में राजस्व प्राप्तियाँ कितना रहा? 35,33,150 लाख करोड़ रुपया। 35,33,150 35,33,150 करोड़ रुपया। 35,33,150 करोड़ रुपया रहा राजस्व प्राप्तियाँ। पूंजी प्राप्तियाँ बोलेगा तो 18,14,165 18,14,165 पूंजी प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियाँ 2026-27 में कितना रहा? 35,33,150 35,33,150 राजस्व प्राप्तियाँ। पूंजी प्राप्तियाँ बोलेगा तो 18,14,165 18,14,165 हो जाएगा। कुल प्राप्तियाँ बोलेगा तो बजट कितना लाख करोड़ रुपये का है? तो 53,47,315 करोड़ रुपये का है। 53,47,315 करोड़ रुपये का बजट था। 53,47,315 करोड़ रुपये का बजट था। अब कुल प्राप्तियाँ उसी को कहते हैं 53,47,315। कुल भी है, कुल कितना खर्च किया जाएगा? जितना बजट है उतना खर्च भी किया जाएगा, तो 53,47,315 खर्च किया जाएगा। फिर से देखिए, राजस्व प्राप्तियाँ कितना हो जाएगा? 35,33,150 35,33,150 करोड़ रुपया हो जाएगा राजस्व प्राप्तियाँ। पूंजी प्राप्तियाँ बोलेगा तो 18,14,165 करोड़ हो जाएगा पूंजी प्राप्तियाँ। कुल प्राप्तियाँ बोलेगा तो 53,47,315। कुल भी 53,47,315, यानी 2026-27 का बजट कितना लाख करोड़ रुपये का था? 53,47,315 लाख करोड़ रुपये का था। प्रभावी पूंजीगत व्यय ध्यान दीजिएगा 17,14,523 करोड़ रुपया। 17,14,523 करोड़ रुपया। प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना हो जाएगा? 17,14,523 करोड़ रुपया हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, राजस्व घाटा 5,92,344 करोड़ रुपया। राजस्व घाटा कितना है 2026-27 में? राजस्व घाटा 5,92,344 करोड़ रुपया। प्रभावी राजस्व घाटा 99,642 करोड़ रुपया। प्रभावी राजस्व घाटा कितना हो जाएगा? 99,642 करोड़ रुपया। और राजकोषीय घाटा बोलेगा तो 16,95,768 करोड़ रुपया। राजकोषीय घाटा कितना हो जाएगा? 16,95,768 करोड़ रुपया। प्राथमिक घाटा 2,91,796। प्राथमिक घाटा 2,91,796। ये जो बजट का आंकड़ा है इतना आसानी से याद नहीं होता है, इसको बार बार देखना पड़ेगा। इसको हम अभी 2-3 दिन रिवीजन करेंगे, तब जाकर ये याद होगा। कंटिन्यू इस पे बने रहें, ताकि हम बार बार बोलेंगे और आप लोग भी बार बार देखिएगा, तब ये याद होगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय राजस्व एवं व्यय। रुपया आता कहाँ से है? रुपया आता कहाँ से, ये ध्यान दीजिएगा।
उधार एवं अन्य देयता से 24% आता है। उधार और अन्य देयता से कितना परसेंट? 24% पैसा आता है। उसके बाद सबसे अधिक पैसा आय कर से आता है 21%। 24% पैसा कहाँ से आता है? उधार और अन्य देयता से 24%, 21% आता है आय कर से, 18% तो जानते ही हैं जीएसटी एवं अन्य कर से 18%, जीएसटी एवं अन्य कर से 18% आएगा। 15% पैसा कर भिन्न प्राप्तियां से आता है। 15% पैसा किससे आता है? कर भिन्न प्राप्तियां से आता है। फिर से देखें 24% पैसा कहाँ से आता है? उधार और अन्य देयता से 24% पैसा आता है। 21% आय कर से, 18% जीएसटी एवं अन्य कर से, 15% कर भिन्न प्राप्तियां से। 15% पैसा कहाँ से आता है? कर भिन्न प्राप्तियां से 15% आता है। उसके बाद 10% पैसा सीमा शुल्क से आता है। 10% कहाँ से आता है? सीमा शुल्क। 10% सीमा शुल्क, लेकिन 15% कहाँ से आ रहा था? कर भिन्न प्राप्तियाँ। 15% कर भिन्न प्राप्तियाँ, 10% सीमा शुल्क, जबकि 21% आय कर से आता था। 18% जीएसटी एवं अन्य कर से, जबकि 24% कहाँ से आता था? उधार एवं अन्य देयता। 24% उधार एवं अन्य देयता से, 21% कहाँ से आ रहा था? आय कर से, 18% जीएसटी एवं अन्य कर से, 15% कहाँ से आएगा? सीमा शुल्क। 15% कर भिन्न प्राप्तियाँ। 15% कहाँ से आएगा? कर भिन्न प्राप्तियाँ। और 10% कहाँ से आएगा? सीमा शुल्क। 10% कहाँ से आएगा? सीमा शुल्क। उसके बाद 6% है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। 6% कहाँ से आएगा? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आएगा 6%। उसके बाद 4% पैसा निगम कर से आएगा और 2% ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ से 2% पैसा आएगा। फिर से ध्यान दीजिए, केंद्रीय राजस्व एवं व्यय, रुपया आता कहाँ से है? सबसे अधिक 24% कहाँ से आता है? उधार एवं अन्य देयता से 24%। 21% कहाँ से आता है? आय कर से। 18% कहाँ से आता है? जीएसटी एवं अन्य कर से। 15% कहाँ से आता है? 15% कर भिन्न प्राप्तियाँ। 15% कहाँ से आता है? कर भिन्न प्राप्तियाँ से आता है। और 10% पैसा कहाँ से आता है? सीमा शुल्क से आता है। और 6% पैसा कहाँ से आता है? उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क से आता है 6% पैसा। 4% पैसा निगम कर से आता है और 2% ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां से आता है। ये देखिए रुपया कहाँ से आता है ये देख लिए, और रुपया कहाँ जाता है ये देखना है, लेकिन ये छोड़ दीजिए क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले रुपया कहाँ से आता है उसको कंठस्थ याद कीजिए, फिर रुपया कहाँ जाता है वो याद करेंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट कितने कर्तव्यों पर आधारित था? 3 कर्तव्यों से प्रेरित था। पहला कर्तव्य था आर्थिक विकास को गति देना, दूसरा कर्तव्य था आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा कर्तव्य था सबका साथ सबका विकास। फिर से देखिए, कर्तव्य भवन में तैयार किया गया बजट कहाँ तैयार किया गया था? कर्तव्य भवन दिल्ली में तैयार किया गया था। यह बजट कितने कर्तव्यों पर प्रेरित था? 3 कर्तव्यों पर प्रेरित था। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति देना। पहला कर्तव्य क्या है? आर्थिक विकास को गति देना। दूसरा कर्तव्य बोलेगा तो आकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। ध्यान दीजिए, पहला कर्तव्य बोलेगा तो पहले कर्तव्य के तहत 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप कार्यक्रमों को प्रस्ताव दिया गया। पहले कर्तव्य के तहत 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया गया। पहला कर्तव्य क्या था? आर्थिक विकास को गति देना। पहला कर्तव्य में जो है ना 6 क्षेत्र में गति दिया गया, हस्तक्षेप कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया गया। ध्यान दीजिए, पहला 7 रणनीतिक और सीमा क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार करना। 7 रणनीतिक सीमा क्षेत्र में विनिर्माण का विस्तार करना। दूसरा है विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना। विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना। तीसरा है चैंपियन एमएसएमई बनाना। तीसरा है चैंपियन एमएसएमई बनाना। चौथा अवसंरचना पर सशक्त बल देना। चौथा क्या हो जाएगा? अवसंरचना पर सशक्त बल देना। पांचवा लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना। पांचवा लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना। छठा नगर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। छठा क्या है? नगर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। फिर से ध्यान दीजिए, इसमें और पॉइंट है। पहला कर्तव्य में
भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने हेतु बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए अगले 5 वर्षों हेतु कुल 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन और 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करना है। यानी भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए अगले 5 वर्षों हेतु कुल 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन और 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना। बायोफार्मा हब बनाया जाएगा और 5 साल में 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे और इसमें 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा व अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना किया जाएगा। दूसरा देखिएगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपये का आवंटन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए कितना हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा? 40,000 करोड़ रुपये का। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी गलियारे बनाए जाएंगे। दुर्लभ पृथ्वी गलियारे कहाँ बनाया जाएगा? उड़ीसा में, केरल में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दुर्लभ पृथ्वी गलियारे बनाए जाएंगे खनिज समृद्ध राज्यों में। ठीक। नेक्स्ट, घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल पर 3 समर्पित केमिकल पार्क की स्थापना किया जाएगा। घरेलू रसायन को बढ़ाने के लिए 3 समर्पित केमिकल पार्क की स्थापना किया जाएगा। केमिकल पार्क की स्थापना किया जाएगा। प्राकृतिक रेशों के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना बनेगा। प्राकृतिक रेशों के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना बनेगा। 200 पुराने औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार और चैंपियन एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड। 200 पुराने औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार और चैंपियन एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड। आगे ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय रेशा योजना के तहत जूट, रेशम और ऊन में आत्मनिर्भरता लाना है। कौन सी योजना के तहत जूट, रेशम और ऊन में आत्मनिर्भरता लाना है? राष्ट्रीय रेशा योजना। राष्ट्रीय रेशा योजना के तहत जो है जूट, रेशम और ऊन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया? राष्ट्रीय रेशा योजना। आगे ध्यान दीजिए, पूंजीगत व्यय बढ़ाकर कितना लाख करोड़ रुपया किया गया? 12.2 लाख करोड़ रुपया किया गया। पूंजीगत व्यय बढ़ाकर कितना लाख करोड़ रुपया किया गया? 12.2 लाख करोड़ रुपया किया गया। आगे, पूरब में डानकुनी से पश्चिम में सूरत, पूरब में डानकुनी से पश्चिम में सूरत तक नया माल ढुलाई गलियारा बनेगा। पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत गुजरात और डानकुनी हावड़ा पश्चिम बंगाल, ठीक, में नया माल ढुलाई गलियारा बनेगा। 7 प्रमुख रूटों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जैसे मुंबई टू पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई, फिर चेन्नई से बेंगलुरु, फिर दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिल्लीगुड़ी, 7 प्रमुख रूटों पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर चलाए जाएंगे। प्रथम है मुंबई से पुणे, दूसरा है पुणे से हैदराबाद, तीसरा है हैदराबाद से बेंगलोर और हैदराबाद से चेन्नई, फिर चेन्नई से आइए बेंगलोर, फिर दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिल्लीगुड़ी, 7 प्रमुख रूटों पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीप्लेन निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीप्लेन निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेक्स्ट, खनिज समृद्ध क्षेत्रों जैसे तलचेर, अंगुल को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग NW5 उड़ीसा को प्राथमिकता दी जाएगी। बस पहला कर्तव्य पूरा हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरा कर्तव्य और तीसरा कर्तव्य। करेंट बजट आज हो गया, इसको 2-3 दिन पढ़ेंगे तब पूरा याद होगा। बाकी कल नेक्स्ट बजट पढ़ेंगे, दूसरा पेज। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे।
यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।